हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 7 इन्वायरमेंटल इश्यूज़। पिछले पार्ट में हमने इंडियन हिमालयन रीजन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सैंड माइनिंग इन इंडिया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इशू है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप वाईशाइज की इन प्लेलिस्ट को, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फीडबैक कमेंट्स दीजिए हम कैसे सुधार कर सकते हैं। और अगर आपका सपोर्ट यूँ ही बना रहेगा, अच्छा रहेगा, तो ही ये इन कोर्सेज़ को आगे भी फ्रीली आपको अवेलेबल होंगे, यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल किया जाएगा। अदरवाइज़ इन्हें पेड कोर्सेज़ कर दिया जाएगा। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो आप थंबनेल पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप करिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। सैंड माइनिंग इन इंडिया। तो सैंड एक इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है, हमारी सोसाइटी में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ये क्या करता है, ये इन्वायरमेंट में बचाता है। जो तूफ़ान आते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइडल वेव्स हो गए, फिर तूफ़ान हो गए, उन सब से सैंड जो है मतलब रेत रक्षा करता है। और क्रस्टेशियंस और मराइन ऑर्गेनिजम्स, राइट, तो जो मराइन ऑर्गेनिजम्स है और क्रस्टेशियन स्पीसीज़ है, इनके लिए ये हैबिटेट का मतलब उनके लिए घर के जैसा काम करता है। इसे कंक्रीट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, रोड्स को भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्डिंग साइट्स मतलब बिल्डिंग्स बनाने में इनका इसका इस्तेमाल होता है। ईंटें बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, ग्लास बनाने में, सैंड पेपर्स, रेक्लेमेशंस और इवन टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। राइट, बीच के अट्रैक्शंस को बढ़ाने के लिए। सैंड माइनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सैंड है यानी रेत और ग्रेवल, उसको निकाल लिया जाता है। वो जहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट है नेचुरली, वहाँ से उसे निकाल लिया जाता है, तो वो माइनिंग हो गई उसकी। राइट, तो जिसे रेत खनन बोलते हैं, रेत का खनन। फिर देखते हैं ये आगे 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 धीरे धीरे एक इन्वायरमेंटल इशू बनता जा रहा है। राइट, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है वो बढ़ते जा रही है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही है, तो उस वजह से जो सैंड है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और ये एक इन्वायरमेंटल इशू बन रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सैंड माइनिंग, राइट, तो ये जो सैंड माइनिंग है, अगर बिना क्लियरेंस के, जो क्लियरेंस की ज़रूरत है उसके बिना अगर सैंड माइनिंग की जा रही है, तो मतलब वो एक तरह से इलीगल है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और ये जो कितना जो सैंड है, राइट, ये रेत का कितना खनन किया जा सकता है, उस पर भी, उसकी क्वांटिटी पर, राइट, कितना किया जा सकता है उस पर भी कुछ लिमिट्स लगाई गई है, कुछ उस पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी क्या हो रहा है, क्या देखा गया है, टन्स, राइट, थाउजेंड्स ऑफ टन्स, तो हज़ारों हज़ारों टन जो रेत है उसका इलीगली उसकी माइनिंग की जा रही है, क्योंकि जो डिमांड है उसकी बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, इसलिए ये जो एक खनिज है, जो मिनरल है, उसकी एक्सट्रैक्शन की जा रही है या फिर इलीगल माइनिंग बढ़ती जा रही है। अब अगर हमें ये सोचना चाहिए, अगर इसकी माइनिंग हो भी रही है तो हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें तो बहुत ज़रूरत है बिल्डिंग्स बनाने की, कंस्ट्रक्शन की, तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो ऐसा है कि जो रेत होता है, राइट, जो सैंड है, वो एक एक्वीफर का काम करता है। एक्वीफर मतलब ऐसी चीज़ जो कि पानी को होल्ड करती है। अगर जो चीज़ पानी को होल्ड करके रख सकती है तो वो ज़मीन पर रहती है, तो उससे ग्राउंड वाटर लेवल बना रहता है। राइट, वहाँ पे पानी वहाँ पे जमा होता है। और एक ये और जो ये रेत है एक नेचुरल कारपेट का काम करती है। जो रिवर का जो एक नदी है, उसका जो धरातल है, वहाँ पे एक ये चादर की तरह काम करती है, या फिर कालीन कह सकते हैं। लेकिन अगर इस चादर को, यानी इस लेयर को, इस परत को हटा दिया जाए, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, डाउनस्ट्रीम इरोशन, मतलब वहाँ पे इरोजन होने लगेगा। उस वजह से जो नदी का जो बहाव है, जो उसका जो रास्ता है, वो बदलने लगेगा। फिर जो उस पर डिपेंडेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उनका घर छिन जाएगा। जैसे हमने देखा था, ये काफ़ी क्रस्टेशियंस और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, मराइन ऑर्गेनिजम्स के लिए घर है, वो उनका घर छिन जाएगा, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होने लगेगी। फिर जो वहाँ पे नदियाँ हैं और एस्चुरीज़ हैं, वो धीरे धीरे डीपन मतलब नीचे जाते रहेंगे, उनका लेवल कम होता रहेगा, पानी का लेवल, वो धीरे धीरे अंदर जाते रहेंगे। और फिर क्या होगा, जो रिवर माउथ्स है, मतलब जो नदी जहाँ से खुलती है ना, उसे रिवर माउथ कहते हैं, वो बढ़ने लग जाता है। फिर उस वजह से क्या होता है,
वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं उनके लिए जो पानी की अवेलेबिलिटी है, पानी की कमी होने लग जाती है। और वहाँ पे अगर एग्रीकल्चर होती है, खेती होती है, तो वहाँ पे सिंचाई के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। फिर अगर लीगल टर्म्स में देखा जाए, लीगल मेजर्स क्या लिए गए हैं उसमें देखा जाए, तो जो पानी के जो उसमें ये देखा गया है कि जो ग्राउंड वाटर है ना, ग्राउंड वाटर में अगर पानी की कमी होती है, तो जैसे ही रिवर सैंड माइनिंग होती है, जहाँ जहाँ पे पानी है, रिवर है, नदी है, वहाँ की अगर मिट्टी को निकाले, मतलब वहाँ से रेत को निकाला जाए, तो उस जगह पे पानी की कमी ज़रूर होती है। तो ये क्या यहाँ पे बताया गया, सैंड माइनिंग का पेटेंट प्रॉब्लम ग्राउंड वाटर शॉर्टेज है, राइट। तो जहाँ पे इलीगल सैंड माइनिंग होगी वहाँ पे ग्राउंड वाटर की शॉर्टेज ज़रूर होगी। फिर देखते हैं यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं, लाइक इकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स, ये सब जो हैं, इन्होंने ये बताया है कि जो डायरेक्ट लॉस ऑफ स्ट्रीम रिजर्व हैबिटेट, राइट। तो जो ये जो लॉस होता है स्ट्रीम का, स्ट्रीम मतलब वो जो रास्ता होता है जहाँ पे नदी बहती है, राइट। तो फिर वो जो स्ट्रीम है वहाँ पे जो हैबिटेट है वो पूरी तरह से उनका नष्ट हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, राइट। उनका लॉस हो जाता है। जो और उससे वहाँ पे जो स्पीसीज़ रहती है, राइट, जो वहाँ के बायोडाइवर्सिटी बढ़ाती है, डाइवर्सिटी का पार्ट होती हैं, वो भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती हैं। और वहाँ पे उनका जो डिपॉजिट्स होते हैं, स्ट्रीम बेड डिपॉजिट्स, ये सब भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पूरी तरह से, वो भी ख़राब हो जाते हैं। फिर वहाँ पे लाइट पेनिट्रेशन कम हो जाती है। अब मैंने एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ाते टाइम आपको ये समझाया था मैंने अच्छी तरह से कि लाइट पेनिट्रेशन होगा तो उससे किस तरह से वहाँ के बायोडाइवर्सिटी पे, राइट, और वहाँ की प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा किसी भी वाटर बॉडी में। तो किसी भी वाटर बॉडी में लाइट का जो पेनिट्रेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो तो इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे लाइट की पेनिट्रेशन कम हो जाती है, प्राइमरी प्रोडक्शन उस वजह से इफेक्ट हो जाता है, वो कम हो जाता है। और फिर बाद में जो वहाँ की स्पीसीज़ है उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचता है। फिर देखते हैं अब इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। तो इकोनॉमी पे इसके बुरे असर क्या पड़ते हैं सैंड माइनिंग के। हमने ये देखा कि कंस्ट्रक्शन में बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, तो उस वजह से इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है उस डिमांड को पूरा करने के लिए। लेकिन तो इस वजह से तो इकोनॉमी बढ़ ही रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, उससे इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ रहा है। तो अब देखिए जो कोष होता है, राइट, उसे एक्सचेकर कहते हैं। तो जो एक जो गवर्नमेंट होता है उसके पास मतलब सेविंग्स होती है, उसका कोष होता है, राइट, उसे बोलते हैं एक्सचेकर। तो अब उसे भी लॉस हो रहा है, उसे भी रेवेन्यू का लॉस होता है। तो यहाँ पे बताया गया है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अकेले 1,000 रुपये का नुकसान हुआ है, राइट, वहाँ की गवर्नमेंट को। और ये तो हो गई इकोनॉमी की बात, लेकिन इन्वायरमेंट पे और इकोलॉजी पे उसके क्या बुरे असर पड़े उसे कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता। और देखते हैं कुछ और इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। इन्वायरमेंट पे इसके क्या बुरे असर पड़ रहे हैं, सैंड माइनिंग की वजह से क्या हो रहा है इन्वायरमेंट पे, ये देखते हैं। तो इससे वजह जो इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है उस वजह से क्या होता है, जो रिवर है उसका, जैसे इसे कोर्स कहते हैं, उसके जो एक रास्ता है, राइट, वो अब चेंज होते जा रहा है। अब देखिए जब कहीं पे अगर यहाँ पे एक नदी है उसके आसपास रेत होती थी और कुछ बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिन्हें बोल्डर्स कहते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते थे, तो उस वजह से क्या होता था, जो ये पानी है वो इसी बहाव में, इसी रास्ते से बहती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब इस मिट्टी को, यानी इस सैंड को निकाल दिया जा रहा है, इन ऐसे पत्थर भी उस वजह से हट जा रहे हैं, तो फिर क्या होता है, वो जो नदी है अपना बहाव चेंज कर ले रही है, अपना रास्ता चेंज कर ले रही है। अब सपोज कोई वहाँ पे उस जगह में रहते हैं कुछ लोग, राइट। अब वहाँ पे रहने वाले लोगों को लोग सडनली जो वहाँ की नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, तो हो सकता है उनके घरों तक चले जाए पानी और उनके घर बह जाएं, राइट। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर इलीगली ड्रेज्ड सैंड, मतलब जब सैंड को हम लोग इलीगली एक्वायर कर रहे हैं, इलीगली उसे माइनिंग कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये हो गया कि हम सीधा सीधा पानी की चोरी कर रहे हैं, क्योंकि सैंड चला जाएगा तो वहाँ के पानी पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है, हमने देखा है किस तरह से। और फिर उसी तरह से वहाँ पे पानी की एक तरह से चोरी हो जाती है, पानी कम हो जाता है। फिर देखते हैं डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल्स, यही बात है, जो ग्राउंड वाटर है वो कम होने लग जाता है, वो एक तरह से लुप्त होने लगता है, डिप्लीट होने लग जाता है, क्योंकि जो सैंड है वो बहती हुई नदी
और वाटर टेबल के बीच में एक लिंक का काम करती है, राइट, एक कड़ी का काम करती है। और ये एक्वीफर है क्योंकि ये पानी होल्ड करके रखती है। अब ये सैंड चला जाएगा तो ये सब चला जाएगा। तो जो इलीगल और एक्सेसिव माइनिंग हो रही है इन रिवर बेड्स पे, जहाँ से देखा गया है पापागनी कैचमेंट एरिया जो कि कर्नाटका में है, तो यहाँ पे इलीगल और एक्सेसिव माइनिंग हो रही है। उस वजह से वहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफ़ी हद तक कम हो रहा है, पूरी तरह से लुप्त होता जा रहा है। वहाँ पे पानी की भारी कमी हो रही है और वहाँ के इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, राइट। वहाँ के जो विलेज में बैंक्स मतलब किनारे होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा वहाँ पे पानी की कमी हो रही है। 2 स्टेट्स इससे इफेक्टेड हैं पापागनी कैचमेंट एरिया में इलीगल माइनिंग की वजह से, इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से, वो हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। फिर देखते हैं इससे क्या होता है, इंक्रीज रिवर इरोजन। जो नदी है वहाँ पे इरोजन होने लग जाती है। वहाँ का जो ये जो मैंने बताया था जो चादर का काम करता है, राइट, एक कारपेट का काम करता है, वो कारपेट चला जाता है, उस लेयर को, वो लेयर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, जो सैंड और बोल्डर्स, राइट, मैंने बताया था जो सैंड और बोल्डर्स हैं वो जब उसे इस तरह से बिना किसी रोक टोक के हटा दिया जाता है, बड़ी बड़ी मशीन्स लगा के, एक्सकेवेटर्स लगा के, राइट, जिन्हें पोकलेंस भी कहते हैं, तो इस तरह से निकाला जाता है, तो फिर उससे जो इरोजन है, राइट, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर देखते हैं इससे रोड और ब्रिजेस डैमेज हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है विष्णु प्रयाग, ये जगह है उत्तराखंड में। तो वहाँ पे एक बार एक बोल्डर इसी तरह से क्या हुआ, एक बड़ा सा पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर इसी तरह से मतलब नीचे आ गया। फिर उसके नीचे आने की वजह से वो एक जो डैम था वहाँ पे, राइट, वहाँ पे एक डैम था, उस पे वो टकरा गया और उसने उसे मतलब एक तरह से उस डैम की साइड को डैमेज कर दिया, जिससे डैम में पानी जो स्टोर था वो बुरी तरह से बाहर फैल गया। और फिर उस पानी फैलने की वजह से, पानी के सडनली एक तरह से बह जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डैमेज हो गया विष्णु प्रयाग, राइट। तो आप ये एग्जाम्पल याद रखें। फिर देखते हैं थ्रेट टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को किस तरह से थ्रेट पहुँचती है। तो यहाँ पे बताया गया बहुत सारे रेगुलेशंस, यानी बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई गई, बहुत सारे रूल्स बनाए गए, नियम बनाए गए, बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई गई। उसके बावजूद क्या हो रहा है, जो भारतपुला जो केरला में पड़ता है वहाँ पे रैपिडली ये जो सैंड माइनिंग बढ़ती जा रही है, राइट, काफ़ी बड़े पेस पे ये हो रही है। फिर वहाँ उस वजह से वहाँ का जो वाटर टेबल है, ऑब्वियस रीज़न है, इस वजह से वो कम होता जा रहा है। जो कहीं एक टाइम पर, राइट, पहले जहाँ पे बहुत ज़्यादा चावल उगाया जाता था, क्योंकि पता होगा आपको पैडी जो कल्टीवेशन होता है उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, राइट, जो राइस कल्टीवेशन होता है उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो कभी वहाँ पे ज़्यादा पानी हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पे ये राइस हार्वेस्ट नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी पड़ रही है। तो सैंड माइनिंग का डायरेक्ट लिंक है ग्राउंड वाटर से, आपको ये याद रखना है, उसी से आप सारे मतलब ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। फिर देखते हैं कोस्टल इकोसिस्टम को किस तरह से डैमेज पहुंच रहा है। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव इलीगल प्रैक्टिस है, मतलब ये इलीगल है ही है ये, क्योंकि कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया, उसके बाद इससे इस वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। हमने जैसे विष्णु प्रयाग का एग्जाम्पल हम याद रख सकते हैं, राइट। तो फिर क्या हो रहा है, इससे जो क्रीक्स मैंने बताया था, कोई छोटी को नदी कहते हैं, छोटी नदी को क्रीक कहते हैं। तो वहाँ पे इरोजन बढ़ती जा रही है, पूरे जो किनारे हैं वहाँ पे भी इरोजन बढ़ती जा रही है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया अलीबाग में किहिम बीच है, राइट। तो वहाँ का जो शोर लेवल है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, और उससे क्या हो रहा है, जो वहाँ पे लोग पहले रहा करते थे वो अब बड़े बड़े प्रोटेक्टिव वॉल्स, मतलब बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर रहे हैं ताकि वो उस जो नदी है, नदी के पानी से बच सकें। फिर देखते हैं जो इंटर टाइडल एरिया है, राइट, वहाँ पे हमेशा ये खतरा रहता है कि ये जो सलाइन वाटर है, समुंदर का पानी खारा होता है, तो वो क्या है, वो पानी इस तरह से, क्योंकि वहाँ पे अब जो रोकने टोकने वाला जो चीज़ था, जैसे जो वहाँ पे रेत थी और बोल्डर्स थे वो तो हट गए, उन्हें हटा दिया। अब ये जो समुद्री पानी है ये एक तरह से लीक होकर, राइट, धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, और ये जो वहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल था उसमें जाके मिल रहा है और वहाँ के पानी को ये खारा बना रहा है। फिर देखते हैं कोस्टल सैंड माइनिंग डिस्ट्रॉयज फिशरीज, जो वहाँ पे फिशरीज है। अब कुछ हमें पता ही है, जैसे इक्वेटिक इकोसिस्टम में ही बताया था,
कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ फ्रेश वाटर में जिंदा जिंदा रह सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि खारे पानी में जैसे सलाइन वाटर में रह सकते हैं। अगर ये ऐसा ऐसा कुछ होता है तो उस वजह से जो फ्रेश वाटर की जो मछलियाँ हैं, अगर वहाँ पे सलाइन वाटर आ गया तो वो मर जाएंगी, राइट, वो वहाँ पे जिंदा नहीं रह पाएगी। तो इसी वजह से फिशरीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। फिर क्या होता है, ये जो स्टॉर्म मैंने बताया था, फर्स्ट स्लाइड में बताया था, जो सैंड होता है वो स्टॉर्म, राइट, जो बड़े बड़े तूफान होते हैं उससे भी बचाता है, राइट। तो ये जो प्रोटेक्शन होती है ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, चला जाएगा। फिर इससे जो ट्रॉपिकल, राइट, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, सुनामी बढ़ रहा है, इसमें भी ये भी आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं इस वजह से, इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से। जो कोस्टल एरियाज़ में, तटीय इलाकों में जो सैंड माइनिंग हो रही है उस वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन और सुनामी भी बढ़ता जा रहा है। फिर पानी की कमी, ये तो ऑब्वियस रीज़न है, राइट। तो इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए पानी की कमी हो जाना। उसके बाद फिर जो फार्म वर्कर्स हैं, क्योंकि खेती में पानी की ज़रूरत है, ये सिंचाई की ज़रूरत है, पानी नहीं रहेगा तो उनकी रोज़ी रोटी छिन जाएगी। और थ्रेट टू लाइवलीहुड, राइट, तो वही रोज़ी रोटी का। अब देखते हैं करंट रूल्स क्या हैं और पॉलिसीज़ क्या हैं जो कि इस सैंड माइनिंग से डील करने के लिए बनाई गई है, राइट। तो केरला का एग्जाम्पल देखते हैं। केरला में केरला प्रोटेक्शन ऑफ रिवर बैंक्स एंड रेगुलेशन ऑफ रिमूवल ऑफ सैंड एक्ट 2001 बनाया गया था। इसमें क्या है, तो इसके ये कुछ की फीचर्स दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। जो सैंड माइनिंग है, राइट, उसे परमिट करने के लिए कुछ एरियाज़ बनाए गए हैं जहाँ पे सैंड माइनिंग की जा सकती है, जिसे कड़वू बोलते हैं। तो उसे हर एक कड़वू को एक कड़वू कमेटी मैनेज करेगी, और वो डिसाइड करेगी कि कितनी वहाँ पे माइनिंग हो सकती है, कितनी परमिटेड होनी चाहिए। और वहाँ पे लोकल लोग हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उन्हें देखने के लिए कहा गया है कि यहाँ पे जो माइनिंग के ऑपरेशंस हैं वो किस तरह से की जाए, राइट, और ताकि जो रिवर्स और रिवर बैंक्स हैं उसकी भी प्रोटेक्शन हो सके। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। हमेशा पार्टिसिपेटरी जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोकल लोग इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें ज़्यादा नॉलेज होती है, राइट, अपेरेंटली उन्हें ज़्यादा नॉलेज होती है। फिर देखते हैं की रिवर्स, कौन कौन से रिवर्स इससे अफेक्टेड हुए हैं, मतलब इसके वजह से उन पर अच्छा असर पड़ा है। भारतपुला, कुट्टियाड़ी रिवर नदी, फिर अचन कोविल, पंपा, मणिमला, पेरियार, भवानी, सिरुवनी, तोटपुला, चित्तूरपुला रिवर्स, ठीक है, ये नदियाँ हैं और कैचमेंट्स हैं जो कि अष्टमुड़ी और वेम्बनाड लेक में हैं। फिर देखते हैं तमिलनाडु की पॉलिसी क्या है। तो तमिलनाडु ने ये इंश्योर किया है कि जो वहाँ पे जो सैंड की क्वारिंग होती है, राइट, जो कि गवर्नमेंट के जो पोरम्बोक लैंड्स मतलब जो गवर्नमेंट लैंड्स होते हैं, जिन्हें एक तरह से वो ऐसे पड़े होते हैं, और जो प्राइवेट पट्टा लैंड्स हैं, राइट, उन्हें गवर्नमेंट अपने अंतर्गत देखे पूरी तरह से। और वहाँ पे मैकेनाइज्ड मतलब मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीन्स लगा के जो सैंड माइनिंग होती है उन्हें पूरी तरह से वहाँ पे ख़त्म किया गया है, प्रोहिबिट, पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध लगाया गया है 2008 में, राइट। इस पॉलिसी को और बढ़ाया गया था। फिर क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट पार्टीज़ को परमिट दे दिया था, मतलब क्योंकि वहाँ पे एकदम ही बंद कर दिया गया था, तो वहाँ पे मे बी कुछ प्रेशर रहा होगा या फिर क्या क्या रीजंस थे, उस वजह से गवर्नमेंट ने इस प्रतिबंध को एक तरह से हटा लिया और कुछ प्राइवेट पार्टीज़ को ये परमिट दे दिया वहाँ पे माइनिंग करने के लिए। अब इससे लेक्स कौन कौन से अफेक्टेड रहे, कावेरी, वैगई, पालार, चेयार, अरनियार, कोसलतैयार, तलेयार, भवानी, वेलार, वैगई फिर से रिपीट हो गया, और तामिरपर्णी, कोल्लीडम और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, राइट, जो कोस्टल तटीय इलाके हैं, तटीय डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नागपट्टिनम, तुट्टिकोरिन और रामनाथपुरम, कन्याकुमारी और एरोड और सेलम में कुछ हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हिल रीजन्स हैं वो। अब देखते हैं कर्नाटका, राइट। तो यूनिफॉर्म सैंड माइनिंग पॉलिसी ये बनाई गई थी जिसके अंतर्गत जो CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन्स है ना, वहाँ पे सैंड माइनिंग को एक तरह से बंद कर दिया गया था, अलाउ नहीं किया गया था, उन्हें परमिशन नहीं थी। और वहाँ पे मशीनरी से जो माइनिंग है उसे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
राइट। तो यहाँ पे देखिए मशीनरी से माइन करना प्रोहिबिट किया गया। जो कर्नाटका की हाई कोर्ट है उसने मैकेनाइज्ड बोट्स, राइट, बड़ी बड़ी मशीन वाले बोट्स से माइनिंग को पे पूरा बैन लगा दिया था। ये 2011 अप्रैल से ऐसा लागू किया गया। और सितंबर 2011 से कर्नाटका माइनर मिनरल कंसेशन अमेंडमेंट रूल्स 2011, इसके हिसाब से जो वहाँ पे माइनिंग हो रही है उसको देखने का काम किसे दिया गया था? पब्लिक वर्क्स और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और वहाँ की जो पोर्ट्स है उन पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। रिवर्स देख लीजिए, कावेरी, लक्ष्मण तीर्थ, हरंगी, हेमावती, नेत्रावती, पापगनी। फिर हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2006 में, राइट, एक नई पॉलिसी बनाई गई थी जिससे सिर्फ मैनुअल लेबर से ही माइनिंग अलाउड थी। और यहाँ पे बुलक्स, जो गाय भैंस होते हैं, उनसे ही माइनिंग करवाना अलाउड था। बड़ी बड़ी मशीन्स वहाँ पे एक तरह से उन पर प्रतिबंध था। फिर देखते हैं बुलेट कार्ट्स, राइट, जो बैलगाड़ियाँ होती हैं, और म्यूल्स मतलब खच्चर, और इसी तरह के अदर एनिमल्स से करवाया गया था। उन्हें छूट दी गई थी और माइनिंग टैक्स से भी उन्हें छूट मिल गई थी। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्हें मतलब ओपन बिडिंग, राइट, ओपन बिडिंग के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था और इसे हेड करता था डिस्ट्रिक्ट जॉइंट कलेक्टर्स। इन्हें डिस्ट्रिक्ट जॉइंट कलेक्टर्स हेड करते थे। और सैंड को, राइट, जो ये रेत है उसे तभी बेचा जा सकता था जब उस पर रिटेल प्राइस टैग होता था, वरना उस पर एक पेनल्टी लगती थी, उसे पीनलाइज किया जाता था। फिर यूज़ ऑफ पोकलिन्स मतलब एक एक्सकेवेटर को बोलते हैं पोकलिन्स, राइट, तो मतलब जिससे खोदाई होती है, तो उस पर पूरी तरह से बैन लगाया गया था। और 3 मीटर के नीचे माइनिंग को अलाउ नहीं, मतलब उस पर प्रतिबंध था। रिवर्स का नाम आप देख लीजिए, गोदावरी, तुंगभद्रा, वंशधरा, नागवल्ली, बहुधा और महेंद्र तनया। फिर हम देखते हैं महाराष्ट्र की एक नई पॉलिसी आई थी 2010 में, जिसके अंतर्गत जो माइनिंग के लिए जो परमिशन था वो ग्राम सभा से लेना अनिवार्य था, ज़रूरी था। और सक्शन पंप्स का इस्तेमाल, राइट, ड्रेजिंग के लिए मतलब खुदाई के लिए, सब के लिए सक्शन पंप्स का इस्तेमाल पे मनाही थी। और माइनिंग लाइसेंस को बिडिंग के थ्रू, नीलामी के थ्रू दिया जाता था। अब सैंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैव टू ऑब्टेन, और उनको जो सैंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पे करना है उसके लिए इन्वायरमेंट क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती थी। अगर ये इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं है तो वहाँ पे सैंड माइनिंग करना इलीगल है, उस पर पाबंदी है। रिवर्स देख लेते हैं, जो नदियाँ हैं थाने में, नवी मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी, इन एरियाज़ में। अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। यहाँ पर जो नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन है उसने स्पेशल माइनिंग स्क्वाड बनाया था, जिनका स्पेसिफिक काम यही था कि जो बिना रुकावट के यहाँ पे जो चल रहा है, राइट, उनका ये काम था कि जो ग्रेटर नोएडा में जो सैंड माफिया है ना, उससे पूरी तरह से निजात पाना, उसे पूरी तरह से रोकना और फिर बाद में पूरी तरह से उसे हटा देना। रिवर्स हम देख लेते हैं, नदियाँ हम देख लेते हैं, जैसे छोटी गंडक हो गई, गुर्रा, राप्ती और घाघरा। देखिए एक IAS ऑफिसर थी, राइट, बहुत रिस्पेक्टेड IAS ऑफिसर है, उनका नाम है दुर्गा शक्ति नागपाल। वो काफ़ी न्यूज़ में थी। वो उन्होंने काफ़ी काम किया था सैंड माइनिंग पर, राइट, उसकी वजह से उन्हें कुछ प्रॉब्लम भी हुई थी, बट शी इज़ वेरी गुड IAS ऑफिसर। आप उनके इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, दुर्गा शक्ति नागपाल, राइट, वो इन्हीं से रिलेटेड थी। फिर देखते हैं अब सजेशंस क्या हैं इसे रोकने के, सैंड माइनिंग की जो प्रॉब्लम है इशू को कम करने के। तो इसका जो मोस्ट वायबल ऑल्टरनेटिव है, राइट, वो है मैन्युफैक्चर्ड सैंड, राइट। तो ये जो सैंड को मैन्युफैक्चर करके इस्तेमाल करना, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ना कि उसे नेचुरल जहाँ पे है रिसोर्सेज है वहाँ से उसे निकाल कर उसे इस्तेमाल किया जाए, जो वाटर बॉडीज़ को दिक्कत होती है उस वजह से। तो ये जो मैन्युफैक्चर्ड सैंड है ना, ये स्टोन क्रशिंग प्लांट से क्या वहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसे एम सैंड कहते हैं, मैन्युफैक्चर्ड सैंड। तो ये जो एम सैंड है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, और ये जो बाकी जो नॉर्मल सैंड है
राइट। नॉर्मल रेत है उससे काफ़ी सस्ता भी है, और ये रिवर सैंड से बेटर है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। और हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में फ्लाई ऐश के बारे में बात किया था, और उसे हम किस तरह से बाकी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो उसे हम फ्लाई ऐश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पसेस में। फिर देखते हैं जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे माइनिंग हो रही है, और एरियाज़ को डीमार्केट करना है, वहाँ पे चिन्हित करना चाहिए। उन एरियाज़ को मतलब एक तरह से मार्क करके रखना चाहिए कि कहाँ कहाँ किस तरह से जो सूटेबल किस तरह से वहाँ पे जो माइनिंग है, इलीगल माइनिंग है, उसे रोका जा सके। राइट। हर जगह है, हर एक जगह के अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। राइट। तो उन सबको ध्यान में रख के पॉलिसीज़ बनाई जाए, यही कहा जा रहा है। फिर देखते हैं पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ हाउ मच सैंड। राइट। तो कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ निर्धारित टाइम्स पे, राइट, पीरियोडिकली जो वहाँ पे किसी भी जगह में कितना कितना सैंड जो है उसकी माइनिंग हो चुकी है, उस पर ध्यान दिया जाए, उसकी जांच की जाए। राइट। एक रूटीन बना लिया जाए कहाँ कहाँ हो रही है। और ये जो क्वांटिटी है हर रिवर, मतलब हर नदी एक नदी से दूसरी नदी पे चेंज हो सकती है। और उसी तरह से जो स्ट्रेच, राइट, कोई एक पूरा एरिया है, तो हर एक स्ट्रेच के हिसाब से पॉलिसीज़ बनाई जाए, वहाँ पे असेसमेंट की जाए। फिर देखते हैं जो इंट्रूसिव एक्सप्लोजिव्स होते हैं, जैसे कि जिन्हें मतलब एक्सकेवेटर्स हो गए और हैवी एक्सकेवेटर्स हो गए, मशीन्स हो गए, राइट, जिससे कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, उनका यूज़ होता है ना, उस पर एक तरह से पाबंदी लगाई जाए, जैसे कि देखा गया है। और इन द माउंटेन एरिया स्पेशली सैंड माइनिंग, राइट, जो माउंटेन एरिया है वहाँ पे जो सैंड माइनिंग को पूरी तरह से मैनुअली जैसे देखा गया था, जो हैवी मैकेनाइज्ड, जैसे यहाँ पे मशीन्स की बात कर लेते हैं, एक्सप्लोजिव हो गए, एक्सकेवेटर मशीन्स हो गए, पोकलेन्स के बारे में बता रहे थे, राइट। तो वहाँ पर इन सब का इस्तेमाल एकदम से बंद करके जो मैनुअली वहाँ पे, जैसे बुलक कार्ट्स हम देख रहे थे, बैलगाड़ी ये सब का इस्तेमाल कर रहे थे लोग, बैलगाड़ी ये सबको टैक्स एग्जम्पशन दी गई थी, राइट। तो फिर इसी तरह से मैनुअली उसे करवाया जाए और सस्टेनेबली करवाया जाए, ना कि बड़े बड़े मशीन्स को यूज़ करके सैंड माइनिंग करवाई जाए, राइट। और एक हाई लेवल लॉबिंग कमेटी बनाया जाए जो कि इससे रिलेटेड लॉज हैं उसे बनाएं और इन्फोर्स करें और सैंड माइनिंग को रोकें। अब देखते हैं कुछ गाइडलाइंस जिससे कि सस्टेनेबल सैंड और माइनर मिनरल माइनिंग की जा सकती है, राइट। तो सस्टेनेबली किस तरह से माइनिंग की जा सकती है वो देखते हैं। तो पहले ये देखा जाए कि कहाँ पे माइन किया जाए, राइट, वेयर टू माइन एंड वेयर टू प्रोहिबिट माइनिंग, कहाँ पे माइनिंग की जा सकती है जहाँ पे हार्मलेस है और कहाँ पे नहीं करनी चाहिए बिल्कुल, और वहाँ पे पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए माइनिंग पे, ये देखा जाए। तो डिस्ट्रिक्ट सर्वे कमेटी, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट बनाई जाए, राइट। और इसके लिए हम इसरो की भी मदद ले सकते हैं, राइट, रिमोट सेंसिंग के थ्रू। और उस डेटा के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कहाँ कर सकते हैं, कहाँ माइनिंग की जाए और कहाँ उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। फिर आता है सस्टेनेबल माइनिंग, राइट। तो फिर माइनिंग आउट मिनरल्स ओनली दैट मच विच इज़ डिपॉजिट एनुअली, राइट। तो हर साल में जितनी रेत जमा होती है सिर्फ उतनी ही निकाली जाए, बाकी को वैसे ही छोड़ दिया जाए। फिर देखते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं उन्हें भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल एनफोर्समेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, राइट, जिसे एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड करे। फिर देखते हैं मॉनिटरिंग यूजिंग साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल किया जाए, ना कि बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल किया जाए और कहीं भी वो से यूज़ किए जा रहे हैं। तो फिर उनके जो मूवमेंट है उस पर स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग हो, एकदम उसकी कड़ी निगरानी की जाए, और कितना ज़्यादा सैंड को माइन किया गया है, राइट, जो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हो, बार कोडिंग के थ्रू हो जाए, भले बार कोडिंग के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, राइट। तो हम आजकल देखते हैं ना बहुत कुछ रियल टाइम में होता है, तो इस तरह के टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके इसे किया जाए, राइट। फिर जो मूवमेंट है उसे तो फिलहाल ट्रांसमिट परमिट के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आगे जाके साइंटिफिक टूल्स के थ्रू हम इसे उसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करें। तो मॉनिटरिंग ऑफ
ऑफ माइंड आउट मिनरल्स, मतलब जिन्हें निकाल लिया गया है, राइट, उस जो मटेरियल को निकाला गया है उसके मॉनिटरिंग किसके द्वारा सुनिश्चित की जाए? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा, राइट, और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा। फिर देखते हैं जो ये मॉनिटरिंग होती है उसकी उसे इन्फोर्स करना, राइट, उसे लागू करना, और एनवायरनमेंट क्लियरेंस कंडीशंस बनाना, ये सब किसका काम होता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और एंड क्लाइमेट चेंज, राइट, तो उनके द्वारा की जाए, या फिर ये जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है वो किसी एजेंसी को बना दे, किसी एजेंसी को नॉमिनेट कर दे इस काम के लिए, उसके थ्रू भी अच्छी एक ढंग से मॉनिटरिंग की जा सकती है। अब कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, कुछ लोगों को इसके लिए एक्सेप्शंस दिया जाना चाहिए या फिर दिया गया है, राइट। हम देखते हैं जैसे सैंड को एक्सट्रैक्ट करने की मतलब छूट है, राइट, कुछ छूट देख लेते हैं कुछ लोगों को दिया गया है। तो प्रपोजल है कि कुछ सर्टेन कैटेगरी हैं उन्हें माइनिंग करने की छूट दी जाए, राइट, बिना किसी इन्वायरमेंट कंडीशन के। अब देखते हैं किसको, तो जो कुछ कुम्हार होते हैं, राइट, कुम्हार होते हैं वो अपना जो बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं उन्हें कुम्हार कहते हैं, पॉटर कहते हैं। तो ये जो पॉटर्स है ये इनका हेरिडिटरी काम होता है, तो उसके लिए उन्हें इस मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, जो वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है, तो उन्हें एक तरह से छूट दी जाए, वरना उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। और वो जिस तरीके से निकालते हैं ना वो सस्टेनेबल ही होता है, राइट, जिससे क्योंकि मैनुअल जो एक्सकेवेशन है, मैनुअल माइनिंग है, उससे ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ता है, राइट। तो फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कुम्हार है उन्हें छूट देनी चाहिए, और जो लोग टाइल्स बनाते हैं, राइट, जो मैनुअल टाइल्स बनाते हैं सैंड मैनुअली बाय अर्दन टाइल मेकर्स, उन्हें भी इनसे छूट भी देनी चाहिए। फिर देखते हैं रिमूवल ऑफ सैंड डिपॉजिटेड ऑन एग्रीकल्चर फील्ड, राइट, जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो डिपॉजिट है उन्हें भी इससे छूट देनी चाहिए, मतलब फार्म ओनर्स को इससे उनको निकालने की छूट होनी चाहिए। फिर देखते हैं कस्टमरी एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड एंड ऑर्डिनरी अर्थ फ्रॉम सोर्सेज सिचुएटेड इन ग्राम पंचायत, राइट, तो ग्राम पंचायत को अपने कम्युनिटी काम के लिए, राइट, उन्हें कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, छोटा मोटा जो गांव में होते हैं, जैसे कुआं बनाना, कुछ और तरह के कंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनके लिए उन्हें छूट दे दी जाए। फिर देखते हैं डीसिल्टिंग, राइट, तो जो वाटर बॉडी है उसमें से डीसिल्टिंग करना, उसके लिए, और ऐसे पॉन्ड्स बनाना, टैंक्स का कंस्ट्रक्शन, उन जो मनरेगा में ये सब में आ सकते हैं, राइट, तो ऐसे गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स होते हैं, उन्हें लागू करने के लिए भी उनके काम के लिए भी सैंड माइनिंग को छूट देनी चाहिए। उसके बाद ड्रेजिंग एंड डीसिल्टिंग ऑफ डैम्स, रेजर्वॉयर, वेयर्स, बैरेजेस, रिवर एंड कैनाल्स फॉर द पर्पस ऑफ विनिंग मिनरल एंड सेलिंग इट मिनरल, राइट। तो फिर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो डैम के डीसिल्टिंग के लिए, राइट, रिजर्वायर, बैरेजेस, इन सब के डीसिल्टिंग के लिए अगर विनिंग किया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग जो मिनरल मतलब सैंड को ले रहे हैं और उसे कमर्शियली बेच रहे हैं, तो उसके लिए उससे पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर सिर्फ डीसिल्टिंग इस सब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखते हैं कुछ गाइडलाइंस जो क्लस्टर इश्यूज हैं उन्हें हैंडल करने के लिए बनाए गए हैं। तो ओरिजिनल जो EIA है उस नोटिफिकेशन में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है, राइट, जो हैंडल क्लस्टर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए नहीं दिए गए, लेकिन एक EIA और EMP, राइट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसीजर, राइट, तो फिर उसके लिए क्या है, एक क्लस्टर के लिए इसे बनाना ज़रूरी है। उसका मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर, उसका नंबर कुछ भी हो सकता है, और उसका माइनिंग की जो लीजेस होती हैं उसका साइज़ भी कितना भी हो सकता है उस क्लस्टर में। अगर उसका साइज़ 5 हेक्टेयर्स है, राइट, तो तब तक उसके लिए एक इन्वायरमेंट क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर उसका 5 हेक्टेयर है तो वो B2 में आ जाता है, राइट। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे EIA, राइट, तो आपको ये B2 ये सब अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो लेक्चर को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। मैं आगे भी नेक्स्ट पार्ट के साथ आपको इस चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी। तो सब्सक्राइब कीजिए वाई शैस को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट, थैंक यू।